का अपने ही यूट्यूब चैनल में हम लोग अभी जो है 18वां चैप्टर स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का भी जाएंगे डिस्कस करने के लिए। और साइमन कमीशन का विरोध और नेहरू रिपोर्ट इसका टाइटल है। थोड़ी सी कुछ बातें कर लेंगे। देखिए, जो एजेंडा था हमारा, जो रोड मैप था 2 सप्ताह का था, ठीक है, मतलब ऐसे 8 सप्ताह का था। 2 सप्ताह में हम हिस्ट्री खत्म करने वाले थे और करंट अफेयर्स का 6 महीना पूरा करने वाले थे, ठीक है। तो 6 महीने के करंट अफेयर्स के जो इसमें है, अभी तक 5 महीने का करंट अफेयर्स हो गया है स्पीडी का। दूसरे सोर्स का अभी 3 महीने का ही हुआ है, ठीक है। इडोटेरिया का इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें छपे जो हुए हैं वर्ड्स वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अगर कोई डिटेल में भी करंट अफेयर्स मिलता है मंथली तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, उसको हम कल परसों में खत्म कर लेंगे, ठीक। चलिए, जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बच जाएंगे उसको भी हम कल परसों में कर लेंगे, क्योंकि कल सैटरडे और परसों संडे, ठीक। ऐसे तो कल ही संडे है क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 12 से ज़्यादा हो रहे हैं, 12:16 और इस समय जो है सैटरडे हो चुका है, ठीक। तो आज सैटरडे और कल संडे 2 दिन हमारे पास है। दोनों दिन हम बढ़िया से जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, और ये बोल रहा था कि एक ना ब्रेव ऐप आता है, ब्रेव ऐप, ठीक है। ब्रेव ऐप में क्या होता है कि ये एक सर्च इंजन है। इसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब। तो यूट्यूब आप जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे क्या कीजिएगा, आप चैनल को सर्च कीजिएगा और चैनल पे जाके आप वीडियोज़ वगैरह जो है वो देख सकते हैं। देख नहीं सकते, सुन सकते ऑडियो फॉर्म में, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ करके भी आप सुन सकते हैं। अगर आप देखना नहीं चाहते, आप कहीं सफ़र पे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप कान में ईयरफोन लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बिना किसी और बात के। तो साइमन कमीशन, भारतीय विधिक आयोग का गठन होता है 1927 में। साइमन कमीशन का गठन समय से पहले क्यों होता है? क्योंकि 1929 में होना था। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, ठीक है। ये एक्ट पास किया जाता है। इस समय जब ये पास होता है तो ब्रिटिश सरकार कहती है, वादा करती है कि हम जो है अगले 10 साल, ठीक है, 10 साल बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे कि जो चीज़ें हमने की सुधार के लिए, ठीक है, वो सफल रहा कि नहीं रहा, ठीक। तो 1929 में ये चीज़ें करने वाले थे, 10 साल का टाइम था, लेकिन 1927 में ही कर देते हैं, 2 साल पहले। और इसके 2 मुख्य कारण थे। तो पहला मुख्य कारण था ब्रिटेन की राजनीति। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ जो पार्टी थी उसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी, रूढ़िवादी दल। इसको डर था कि कहीं 1929 का जो चुनाव होने वाला है उसमें लेबर पार्टी जो है, विपक्षी दल जो है वो सत्ता में ना आ जाए। तो कंजर्वेटिव पार्टी चाहती थी कि ऐसा ना हो कि उसके हाथों में भारत का जो भी आगे का फैसला हो उसके हाथों में चला जाए। इससे बेहतर है कि इस कीमती उपनिवेश का जो भविष्य का फैसला है वो मैं कर लूँ, ठीक है, यानी हम कर ले, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी कर ले, ठीक है। ये सोचा, पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था? लॉर्ड बर्कनहेड का अहंकार। तत्कालीन भारत सचिव जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, लॉर्ड बर्कनहेड, उसका मानना था कि भारतीय लोग इतने पिछड़े हैं, आपस में इतने बटे हुए हैं कि वो खुद मिलकर अपने लिए एक सर्वसम्मत, यानी जिस पर सब सहमत हो जाए, संविधान या योजना बना ही नहीं सकते फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये 2 कारण थे। आगे बढ़ते हैं कि इसको श्वेत आयोग कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया। और क्यों कहा गया? इस आयोग के अध्यक्ष थे सर साइमन। सबसे बड़ी और विवादित बात यही थी कि इसमें सभी 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। वो 7 के साथ कौन थे? अंग्रेज गोरे थे। इनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। भारतीयों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है और इस कमेटी में क्या है, भारतीय ही नहीं है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा अपमान था, समझ गए। इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की मुख्य सिफारिशें क्या थी? 1930 में प्रकाशित की गई। राज्यों यानी प्रांतों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार यानी भारतीय मंत्रियों का शासन बनाया जाए, ठीक है। केंद्र में अभी उत्तरदायी सरकार न बनाई जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। सिफारिश में ये 2 बात। तीसरी बात क्या थी? केंद्रीय विधान मंडल का पुनर्गठन हो जिसमें संघीय फेडरल भावना हो और सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों। 3 बातें उन्होंने कही, ठीक। आगे क्या? भारतीय प्रतिक्रिया क्या आया? साइमन गो बैक। देशव्यापी बहिष्कार हुआ, फैसला लिया गया कि बहिष्कार करा जाएगा साइमन का, ठीक है, इन सब चीजों के चलते। तो जैसे ही साइमन कमीशन की घोषणा हुई पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। भारतीयों का मानना था कि भारत का संविधान बनाने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही है, ठीक। कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन होता है, ठीक है, दिसंबर 1927 में। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का
हर स्तर और हर रूप में पूरी तरह बहिष्कार करने का नारा दिया। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पास हुआ। ठीक, मुख्य विशेषताएं ये है इस मद्रास अधिवेशन की। संगठनों की एकता, किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर इसका बहिष्कार किया। अपवाद में कौन कौन रहे? पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी ने इसका बहिष्कार नहीं किया। तो ये लोग अब बात स्वरूप रहे। आगे बढ़ते हैं। युवाओं का उभार और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। 3 फरवरी 1928 को जैसे ही साइमन कमीशन मुंबई उस समय बंबई के बंदरगाह पे उतरा, यानी जहाज से, पनिया जहाज से, ठीक है, पानी वाले जहाज से, पूरे देश में ऐतिहासिक हड़तालें और जुलूस शुरू हो गए। जहां जहां यह कमीशन गया वहां इसे काले झंडे दिखाए गए, विरोध किया गया, गगनभेदी नारा लगाया गया। ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, युवा राष्ट्रवादियों का इसमें उदय होता है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा थे, जो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में राजनीति से जुड़े। इसी आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूरे देश में युवाओं के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। विचारधारा की नई जमीन यहाँ पे उभरी। युवाओं के इस नए जोश ने समाजवाद के बीज को बोने का काम किया, जिसका असर पंजाब नौजवान भारत सभा और मजदूर किसान दलों पर साफ दिखा। पुलिस का बर्बरता आ गया। ठीक है, पुलिस का बर्बर दमन और लाला जी की शहादत हो गई। ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से लाठियों से पीटा। ठीक है, लाठियां बरसा दी। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को पुलिस ने बुरी तरह पीटा। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब पर अंग्रेजों ने लाठियों से इतने घातक वार किए कि बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आता है। भारत का पहला संविधान प्रारूप। लाहौर और देश के अन्य हिस्सों में हुए अपमान का बदला लेने और भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड के इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कि भारतीय एक होकर संविधान नहीं बना सकते, भारतीय नेताओं ने एक सर्वदलीय सम्मेलन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया। यह सम्मेलन पहले दिल्ली और फिर पुणे में हुआ। बर्कनहेड को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का एक सर्वसम्मत संविधान तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी, तैयार की थी। कमेटी के क्या उद्देश्य थे, मुख्य सदस्य और उस उद्देश्य बात कर लेते हैं। तो मुख्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MS अने, मंगल सिंह, शुएब कुरैशी, GI प्रधान और तेज बहादुर सप्रू इस कमेटी के सदस्य थे। इन्होंने अगस्त 1928 में अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। यह भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाने का पहला ऐतिहासिक प्रयास था। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थी, रिकमेंडेशंस क्या थे? तो डोमिनियन स्टेट्स, औपनिवेशिक स्वराज मिले। भारत को तुरंत ब्रिटिश शासन के अधीन एक डोमिनियन स्टेट स्वशासित राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसका स्थान ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य देशों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी ही हो। नोट, नेहरू और बोस यानी जवाहरलाल नेहरू और बोस जो युवा नेता थे इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता हमको मिले। ठीक, वो नहीं चाहते थे कि हमको डोमिनियन स्टेट यानी स्वशासित राज्य ही सिर्फ अभी इंग्लैंड के अधीन रहे। ठीक है, ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक, कौन लोग नहीं चाहते थे? नेहरू और बोस। सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति। अब तक चल रही पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर जो सिफारिश है उसमें है ये। ठीक है, तो जिसमें मुस्लिम केवल मुस्लिम को वोट देता था को खत्म कर दिया जाए। इसकी जगह संयुक्त निर्वाचन पद्धति, ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू हो। हाँ, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, वहां आबादी के अनुपात में सीटें यानी आरक्षित जो है रिजर्व की जा सकती हैं, लेकिन पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक राज्यों में कोई आरक्षण न हो। 19 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भी इस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंड किए गए। देश के नागरिकों के लिए 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, ठीक है, समान अधिकार,
संगठन बनाने की आजादी, वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफ्रेज, सबको वोट देने का हक शामिल था। केंद्र और राज्यों में जिम्मेदार सरकार, केंद्र में 2 सदन वाली संसद हो, निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 500 सीटें प्रत्यक्ष चुनाव हो, सीधे जनता से चुन के आए, और उच्च सदन सीनेट हो, 200 सीटें प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष चुनाव हो, ठीक है, अप्रत्यक्ष। सरकार का मुखिया जो है गवर्नर जनरल होगा, जो ब्रिटिश सरकार चुनेगी, लेकिन वो पूरी तरह भारतीय मंत्रियों की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह पर काम करेगा, जैसे भी प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक। ये परिषद सांसद के प्रति जवाबदेह होगा, जैसे अभी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये भी रिकमेंड किया गया कि सेकुलर स्टेट हो, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राजनीति और धर्म को पूरी तरह से अलग रखा जाए, मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों को भी पूरी सुरक्षा दी जाए। शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन संघीय आधार पर होगा, लेकिन बची हुई मुख्य शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, जिसको रेसिड्यूअरी पावर्स, केंद्र के पास रहेगी, ताकि देश मजबूत रहे, जैसे अभी है वैसी। भाषाई आधार पर प्रांत, राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। इसके तहत सिंध को बंबई से अलग कर एक नया प्रांत बनाने, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, ठीक है, अन्य प्रांतों की तरह वैधानिक दर्जा देने की बात की गई, ठीक है। तो इसका मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब नाम लूंगा तो अब समझ जाएंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। तो देशी रियासतें और सेना, सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए ये भी जो है रिकमेंडेशन में है कि सुप्रीम कोर्ट, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन और एक रक्षा समिति की स्थापना की जाए। राजाओं महाराजाओं के अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब वे अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन लाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं तुलनात्मक तालिका कमीशन, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार रिकमेंडेशन थे, और नेहरू रिपोर्ट के अनुसार जो रिकमेंडेशन थे उसकी बात करेंगे, मुख्य बिंदु पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि विषय है स्वराज, ठीक। तो साइमन कमीशन कहता है कि आजादी तुरंत औपनिवेशिक स्वराज देने की कोई बात नहीं है, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये बात नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट में जो 1928 में आई, उसमें था कि भारत को तुरंत डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक स्वराज देने की पुरजोर मांग की गई, ठीक है। अब साइमन जो रिपोर्ट है उसमें उत्तरदायी शासन के लिए क्या कहा गया कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का विरोध किया, केवल प्रांतों में मंजूरी दी। वहीं नेहरू रिपोर्ट में केंद्र और प्रांत दोनों जगह पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह मंत्रियों की सरकार की मांग की गई। साइमन में गवर्नर जनरल का पद के ऊपर, गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नरों को असीमित शक्तियां यानी वीटो जारी रखने को कहा गया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में गवर्नर जनरल को केवल एक संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का दर्जा दिया गया, जैसे राष्ट्रपति है, ठीक। चुनाव प्रणाली के बारे में क्या कहा साइमन ने कि बांटो और राज करो के तहत सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन जारी रखने की वकालत की गई उसके रिपोर्ट में। वहीं नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन को खत्म कर संयुक्त निर्वाचन और वयस्क मताधिकार की सिफारिश की गई। नागरिक अधिकार के लिए क्या था रिपोर्ट में साइमन के, नागरिकों के लिए किसी भी तरह के मौलिक अधिकारों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन नेहरू ने 19 मौलिक अधिकारों की गारंटी मांगी थी, ठीक है, नागरिकों के विकास के लिए। संवैधानिक संस्थाएं के लिए क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट, डिफेंस कमेटी या लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं पर मौन थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग की। अब बात करते हैं मूल्यांकन और प्रभाव की, ठीक है, इवैल्यूएशन और इफेक्ट। तो नेहरू रिपोर्ट ने बर्कनहेड का घमंड तो चूर चूर कर दिया और भारतीय नेताओं की अद्भुत एकता दिखाई, लेकिन 1928 के अंत आते आते मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ अन्य नेताओं के सांप्रदायिक दाव पेचों के कारण इस रिपोर्ट की सर्वसम्मति का संयुक्त मोर्चा टूट गया।
इसके बावजूद साइमन कमीशन के विरोध से उपजी जो ऊर्जा थी ने देश में एक नए जुझारू आंदोलन की जमीन तैयार की, जो आगे चलकर 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रूप में फूटा। नेहरू रिपोर्ट का सांप्रदायिक विवाद और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे 1928 से 1929। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती का जवाब देने के लिए नेहरू रिपोर्ट तो तैयार हो गई, लेकिन भारत की नियति में लगा सांप्रदायिकता का ग्रहण इस बेहतरीन कोशिश पर भी भारी पड़ गया। शुरुआत में जो एकता दिखी थी वो सीटों के आरक्षण और चुनाव प्रणाली को लेकर धीरे धीरे बिखर गई। मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव दिसंबर 1927। नेहरू रिपोर्ट बनने से पहले दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग दिल्ली अधिवेशन में कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने मिलकर 4 मांगे रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इन मांगों को नए संविधान में जगह मिले तो वे पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने को तैयार है। दिसंबर 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में मांगों को मान लिया गया, जिसे इतिहास में दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है। ये 4 मांगे इस प्रकार थी: पृथक निर्वाचन व्यवस्था खत्म हो और संयुक्त निर्वाचन ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू हो, बशर्ते मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएं। केंद्रीय विधानमंडल यानी सांसदों में मुसलमानों के लिए 1/3 यानी 1/3 सीटें जो है आरक्षित हो। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट मिले। सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो NWFP के नाम 3 नए मुस्लिम बहुल प्रांत बनाए जाएं। ठीक है, तो ये 4 मांगे थी दिल्ली प्रस्ताव के अंदर, जिसको कांग्रेस ने 1927 मद्रास अधिवेशन के अंदर मान लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा का अरियल रुख और नेहरू की उलझन। जैसे ही ये दिल्ली प्रस्ताव सामने आया, हिंदू महासभा इसके कड़े विरोध में उतर आई। महासभा का तर्क था कि पंजाब और बंगाल पहले से ही मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां भी आबादी के अनुपात के आरक्षण देने और 3 नए मुस्लिम प्रांत बनाने से उन राज्यों की सरकारों में मुसलमानों का एक तरफा दबदबा स्थापित हो जाएगा। महासभा ने सबके लिए बिना किसी आरक्षण के समान व्यवस्था की मांग की। मोतीलाल नेहरू की दुविधा। अब एक तरफ मुस्लिम लीग आरक्षण पर ही थी, दूसरी तरफ हिंदू महासभा किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थी। मोतीलाल नेहरू और उनकी कमेटी असमंजस में फंस गई। अगर मुसलमानों की बात मानते तो हिंदू नाराज होकर समर्थन वापस ले लेते, अगर हिंदुओं की बात मानते तो मुसलमान आंदोलन से अलग हो जाते। ठीक है, अब आता है नेहरू रिपोर्ट का बीच का रास्ता यानी समझौता। तो इस गतिरोध को रोकने के लिए नेहरू रिपोर्ट में एक बीच का रास्ता निकाला गया। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, ठीक है, होगी, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण केवल उन्हीं राज्यों में मिलेगा जहां वे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, यानी पंजाब और बंगाल में आरक्षण नहीं मिलेगा। सिंध को बंबई से अलग तो किया जाएगा, लेकिन भारत को डोमिनियन स्टेट्स औपनिवेशिक स्वराज मिलने के बाद। अब जिन्ना के संशोधन और सर्वदलीय सम्मेलन दिसंबर 1928 में होता है। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की अंतिम समीक्षा के लिए कोलकाता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से रिपोर्ट में 3 मुख्य संशोधन में बदलाव करने की मांग रखी। केंद्र में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं, पहली मांग। जब तक वयस्क मताधिकार पूरी तरह लागू नहीं हो जाता तब तक पंजाब और बंगाल में आबादी के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण मिले। अवशिष्ट शक्तियां, जो बची हुई शक्तियां हैं, वो केंद्र को नहीं बल्कि प्रांतों को दी जाए ताकि मुस्लिम बहुल राज्य ज्यादा शक्तिशाली बन सके। ठीक है, तो ये 3 संशोधन जिन्ना ने रखे। प्रस्ताव खारिज हो गया। जब इन 3 संशोधनों पर सम्मेलन में वोटिंग हुई तो राष्ट्रवादियों और हिंदू महासभा के दबाव के कारण जिन्ना के इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। नतीजा क्या हुआ? जिन्ना बहुत निराश हो गया। मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से बाहर के लिए अलग हो गई। यहां से जिन्ना का झुकाव कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं आगा खां और मोहम्मद शफी की तरफ हो गया। उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया 1928 कोलकाता में सर्वदलीय सम्मेलन के बाद। ठीक, अब जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग
29 मार्च में। कोलकाता में अपनी मांगे ठुकराए जाने के बाद मार्च 1929 में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपनी प्रसिद्ध 14 सूत्रीय मांग यानी 14 पॉइंट्स पेश की। ये मांगे भविष्य में पाकिस्तान की वैचारिक नींव मानी जाती है। पहली मांग, संघीय संविधान। भारत का होने वाला संघीय जो फेडरल संविधान है वो प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां मिले। प्रांतीय स्वायत्ता, देश के सभी प्रांतों को समान स्वायत्ता, स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी दी जाए, यानी केंद्र के अधीन नहीं रहेंगे। ठीक। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, सभी विधानसभाओं और चुनी हुई संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त और प्रभावी प्रतिनिधित्व मिले। पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक समूहों का चुनाव पृथक निर्वाचन पद्धति से ही हो, यानी वे संयुक्त निर्वाचन के खिलाफ हो गए। केंद्र में 1/3 आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 आरक्षित हो सीटें। प्रांतीय मंत्रालयों में आरक्षण, सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों मिनिस्ट्रीज में कम से कम 1/3 मंत्री जो है वो मुस्लिम होने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी नागरिकों और संप्रदायों को धर्म, पूजा, विश्वास, प्रचार और शिक्षा की पूरी आज़ादी हो। राज्यों का अखंडता, भविष्य में कोई भी नया राज्य बनाते समय बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत भौगोलिक अखंडता को नुकसान न पहुंचाया जाए। सिंध का अलगाव, सिंध को बंबई से अलग कर तुरंत एक नया प्रांत बनाया जाए। NWFP और बलूचिस्तान में सुधार, अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में संवैधानिक सुधार लागू किए जाएं। वीटो पावर, 3/4 नियम, किसी भी विधानसभा में अगर किसी धर्म से जुड़ा कोई विधेयक बिल पेश होता है और उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका विरोध करते हो तो वह बिल पास नहीं किया जा सकता। समझ गए? सरकारी नौकरियों में हिस्सा, योग्यता के आधार पर सभी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिए जाएं। सांस्कृतिक संरक्षण, संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, पर्सनल लॉ, व्यक्तिक विधि और मतलब जो अभी सरिया वरिया वाला जो लॉ है, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण और सरकारी अनुदान फंड देने का प्रावधान हो। राज्यों की सहमति, केंद्रीय विधानमंडल राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई भी संशोधन बदलाव न कर सकता हो। ठीक है, केंद्र जो है वो राज्यों के बिना समिति के कोई बदलाव न कर सके। ठीक है, संविधान के अंदर। कांग्रेस के भीतर युवा वर्ग का विद्रोह, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। नेहरू रिपोर्ट से सिर्फ सांप्रदायिक दल ही नाराज नहीं थे, बल्कि कांग्रेस का अपना युवा मोर्चा भी सख्त खिलाफ था। इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। विवाद की वजह क्या थी? मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, ब्रिटिश छत्रछाया में स्वराज की मांग की गई थी। युवाओं का तर्क था, जैसे नेहरू और बोस का मानना था कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग करना देश के युवाओं के जज्बे का अपमान है। आज़ादी की लड़ाई में एक कदम पीछे हटना है। ठीक है, वे अंग्रेजों से कम पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल इंडिपेंडेंस चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? अपने ही पिताओं और वरिष्ठ नेताओं के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। इस लीग का उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर पूर्ण स्वराज और समाजवादी विचारों के लिए दबाव बनाना था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन। ठीक है, चैप्टर हमारा समाप्त होता है। विवाद की जड़, पहले संयुक्त निर्वाचन बनाओ, पृथक निर्वाचन, ठीक है, और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जिन्ना का टर्निंग पॉइंट था दिसंबर 1928 में कोलकाता सम्मेलन में मांगे खारिज होना और बाद में जिन्ना हमेशा के लिए कांग्रेस विरोधी लाइन पर चले गए। 14 सूत्रीय मांग रख दी। ठीक है, पीढ़ियों की जंग, पिता मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी अलग जो है उसके लिए अपनी एक अलग लीग बना ली थी उन्होंने। ठीक है, लीग का नाम भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 18वां चैप्टर खत्म होता है डिस्कशन। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिख लीजिए। ठीक, कि कौन सा गठन किसने किया था, कौन सी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर आप कहीं पे नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए छोटे छोटे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंसफुली सुनिए। चलिए, धन्यवाद।